कि पिछले 2 घंटे में एक भी गाड़ी वहां से नहीं गुजरी थी। रात करीब 10 बजे भीम सिंह ने एक बार फिर दरवाजे और सारी खिड़कियों को चेक किया। फिर उसने सभी से कहा कि अब सो जाना चाहिए। लाइट बंद करने से पहले उसने कहा, मन ही मन भगवान का नाम लेते रहना। अचानक हुआ अंधेरा परेशान करने वाला था। बाहर का पूरा इलाका मध्यम चांदनी रोशनी में नहाया हुआ था, क्योंकि एक ऊंची चोटी के ऊपर चांद प्रकट हो गया था। नंदी अपनी सीट पर पसर गया, लेकिन उसके धड़ का आधा हिस्सा ही उसमें समा सका। उसका बाकी का लंबा और पतला शरीर अलग अलग कोणों पर झूलने के बाद आखिरकार फर्श पर आकर टिक गया। सोने की यह सबसे असहज मुद्रा थी। सन्नाटा और सीटों की करकराहट दोनों ही खलल डालने वाली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे भी मालूम था कि आज की रात सोने की गुंजाइश नहीं थी। बार बार वह अपनी गर्दन उठाकर बाहर झांकता कि काश कोई कृत्रिम रोशनी दिख जाए, मगर हर बार उसे घोर एकांत ही दिखता था। वो हमेशा से खुद को निर्भीक आदमी मानता था, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ उसके भीतर समाया डर थोड़ा और बढ़ जाता था। मिनट गुजरते गए और अब 1 घंटा हो चुका था। उसे पेशाब करने की तलब लग रही थी, लेकिन उसके भीतर इतना साहस कहाँ था। अकेले बाहर जाने में उसे डर लग रहा था। आज की रात उसे तेंदुआ और भालू जैसे रात के शिकारियों का खौफ नहीं था। वह सोच रहा था कि ये देश राज से उस भयानक कहानी को सुनाने की बात कहना क्या सही था। उधर वाइल्ड फ्लावर हॉल में चिंता के मारे पा का दिमाग फटा जा रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे, लेकिन नंदी का नामो निशान नहीं था। इस वक्त उसके बारे में जानने का कोई रास्ता भी नहीं था। चिंता और गुस्सा आपस में मिलकर अपने चरम पर पहुंच रहे थे। नंदी की आदत ही ऐसी है, एकदम लापरवाह है। उसकी बस छूट गई होगी शायद, लेकिन बताने की जरूरत नहीं समझी। पा अपनी चिंता को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने एक ट्रंक कॉल बुक की थी, लेकिन बात नहीं हो पाई। उन्हें बताया गया कि दूसरी तरफ कोई फोन नहीं उठा रहा। भयानक भयानक विचार उनके दिमाग में आते चले जा रहे थे। वे घबराए हुए थे, लेकिन बाकी सभी से जाकर सोने को कह दिया। उनकी नींद उड़ चुकी थी और वे ड्राइंग रूम में एक कुर्सी पर बैठकर सोच में डूबे थे। माथे पर कितने ही बल पड़ चुके थे। उन्हें उस इलाके का चप्पा चप्पा मालूम था और पता था कि भूस्खलन और चट्टानों का अचानक गिरना अक्सर होता रहता था। खुद सड़क की हालत भी अच्छी नहीं थी। नंदी के साथ सब अच्छा ही होगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वे अपने बेडरूम में उस बेचैनी भरी रात को काटने चले गए। नंदी ने सोने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उस इलाके में हुई घटना जिद्दी मक्खी की तरह उसके दिमाग में घूमती रही। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। देश राज के सिवाय सभी ने खुद को अपने कंबल में लिपटा लिया था और उस अस्थाई खोल के भीतर बेचैनी से इधर उधर हिल रहे थे। ड्राइवर और कनेक्टर आगे के केबिन बैठे फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। देशराज पालथी मारकर अपनी सीट पर बैठा था, आंखें बंद थी और लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। नंदी को खुशी हुई कि कोई तो था जो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पूरे मन से प्रार्थना कर रहा है। उसका मन यह सोचकर उदास था कि बस के चालक दल का जीवन कितना कठिन था। वह उनका कष्ट अच्छी तरह समझ सकता था। अक्सर उन्हें जब इस तरह मजबूरी में ऐसी सुनसान जगहों पर रात काटनी पड़ती है, तब कितना डरावना अनुभव होता होगा। वीरता के इस काम को उनकी ड्यूटी मान लिया जाता है, जबकि इस साहस और समर्पण के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कंबल के बिना नंदी ठंड में ठिठुर रहा था। उसने अपने बैग से अपनी जैकेट निकाली, उसके सारे बटन लगाए, अपना मफलर गले के चारों ओर लपेटा और एक बार फिर सोने का प्रयास किया। अचानक उस आवाज को सुनते ही वह लगभग अपनी सीट के नीचे गिर गया। जिस आवाज का इंतजार वह कर रहा था, वह करीब आती जा रही थी। आखिरकार वो बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। सभी के सिर बाहर निकल आए थे और वे सभी पास आती गाड़ी की सुकून देने वाली आवाज को सुन रहे थे। उसने चिल्लाकर सभी से बस से नीचे उतरने को कहा। मदद आ चुकी थी। यह मौका उसके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इससे पहले कि भीम सिंह कैबिन से बाहर आता, वह अपनी सीट से कूदकर दरवाजे की तरफ भागा। भीम सिंह उसके पीछे आया।
गोली की तरह वो दरवाजे से बाहर निकला और सड़क पर खड़ा हो गया। भीम सिंह उसके पीछे आया। एक एक कर सभी ऐसे बाहर निकले जैसे बिल से चूहे निकलते हैं। कुछ मोड़ पहले उन्हें किसी गाड़ी की लाइट दिखाई पड़ रही थी। किसी भी कीमत पर उन्हें उसे रोकना ही होगा। कंडक्टर झटपट बस की छत पर चढ़ने लगा जहां भारी सामान रखे थे और कुछ बोरियों को उसने नीचे फेंक दिया। नंदी ने दूसरों के साथ मिलकर उन्हें सड़क पर बैरिकेड बनाते हुए रख दिया। उन्हें पता था कि गाड़ी ऐसे नहीं रुकेगी। हो सकता है ड्राइवर उन्हें भटकती आत्मा समझकर डर जाए। वैसे भी इस इलाके में भूतों की कहानियों की कमी नहीं थी। भीम सिंह टॉर्च के साथ खड़ा हो गया। उसकी रोशनी आनन फानन में बनाए गए बैरिकेड पर फेंकी। वह चाहता था कि आ रही गाड़ी उस बैरिकेड को देख ले। अगर ऐसा न हुआ तो उन बोरियों के मालिकों और शायद उस गाड़ी के लिए भी तबाही लाने वाला हो सकता था। वे गलत थे। बैरिकेड को देखने से पहले ही फंसी हुई बस और उसके मुसाफिरों को देखते ही ट्रक रुक गया। ये सेना का ट्रक था। इतनी राहत मिलेगी कहना ही क्या। सारे चेहरे उस रात की मुस्कान से खिल उठे। कुछ ही पलों में चारों तरफ जबरदस्त हलचल मच गई। कोई तो किसी छिपे किनारे को ढूंढकर लघु शंका के लिए दौड़े। इंसान का स्वभाव कितना एक जैसा होता है, यह सोचकर नंदी मुस्कुरा उठा। हर एक व्यक्ति ने झटपट अपना सामान उठाया और एक एक कर ट्रक में सवार हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर भी अपना सामान लाने भागे। उन्होंने बस को लॉक कर दिया और फटाफट वापस आए। तुम दोनों भी आ रहे हो ना? नंदी ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। क्या ये अपनी पिछली बात पलट नहीं रहे हैं? हाँ, आज रात के लिए हम नारकंडा जा रहे हैं, भीम सिंह ने सुखद मुस्कान के साथ कहा। राम प्रसाद ने कहा, हम मैकेनिक के साथ सुबह लौट जाएंगे और बस की मरम्मत करा लेंगे या उसे खिंचवा लेंगे, जैसा भी होगा। और फिर दोनों झटपट ट्रक के पिछले हिस्से में सवार हो गए, जहां दूसरे लोग मजे से अपनी जगह ले चुके थे। नंदी को ड्राइवर के साथ आगे बैठने का सम्मान दिया गया। इस तरह उस सुनसान जंगल में रात बिताने की उस वेदना से बचने के लिए भगवान को हृदय से धन्यवाद दिया और फिर आगे की यात्रा शुरू हुई। ड्राइवर और हेल्पर के बीच दबे होने पर भी नंदी को काफी राहत महसूस हो रही थी। उसने घड़ी देखी, 12:05 हो रहे थे। अब तक तो भैया ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी होगी। तो तुम शिमला जा रहे हो? उसने ड्राइवर से पूछा। जी सर जी, जतोग में हमारी कैंट है। मुझे शिमला से काफी पहले एक जगह पर जाना है, उसे छरबरा कहते हैं। तुम जानते हो उसके बारे में? जी जानता हूँ, लेकिन कुछ प्रसिद्ध इमारतों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं है। द रिट्रीट, जहाँ गर्मियों में वीआईपी लोग ठहरते हैं। मैं एक बार प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के एडीसी को कार से ले गया था। ट्रांसफर से पहले मैं उनका ही ड्राइवर था। और फिर वहाँ पहाड़ की चोटी पर एक प्रसिद्ध इमारत है जिसे वाइल्ड फ्लावर हॉल कहते हैं। उसने शान से कहा। बहुत अच्छे यार, क्या कीमत है? तुम तो उस जगह को जानते हो, वाइल्ड फ्लावर हॉल। मुझे बिल्कुल वहीं जाना है। मेरे भैया वहाँ रहते हैं, वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो चिंता से उनका बुरा हाल हो चुका होगा। शायद वे पुलिस स्टेशन के रास्ते में होंगे, नंदी ने हंसते हुए कहा। ड्राइवर मुस्कुराने लगा। मुझे नहीं लगता पास में वहाँ कोई पुलिस स्टेशन है, इसलिए चिंता मत कीजिए। फिर उसने गंभीरता से कहा, हम वहाँ काफी देर से पहुँचेंगे। क्या तुम अक्सर रात को ड्राइव करते हो? जी कई बार। तुम वहाँ कब तक पहुँच जाओगे? अपने कैंट की बात करूँ तो 3 बजे के कुछ देर बाद। और वाइल्ड फ्लावर हॉल? ड्राइवर ने झटपट हिसाब लगाया और कहा 2 बजे तक या शायद उसके कुछ देर बाद।